जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज का जो अपना करंट अफेयर प्लस जो सामान्य जीके जो आपका जनरल नॉलेज है उसका क्लास। इसमें आपको कुछ जो क्वेश्चन है वो आज जैसे आज की जो न्यूज़ है, ठीक है, उस न्यूज़पेपर से उठाए गए हैं और क्या क्या आज के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे डिस्कस किए गए हैं। प्लस इसमें आपका जो करंट से रिलेटेड उसके बाद में फिर आपका जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है वो क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल अच्छी क्लास रहने वाली है और बिल्कुल हर क्वेश्चन को नोट करके और समझ के चलिएगा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन था, क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाली है और यहां पर पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है ये है, देखिए क्या है, पढ़िए शाबाश। यहां पर है व्हेन वाज द जनगण मन अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 या 24 नवंबर 1949 को। तो जब जनगण मन का जब बात आता है तो इसको कब यानी कि अपनाया गया था और लागू कब किया गया है, ये दोनों ही डेट अलग अलग रहती हैं। तो यहां पर बताइए सबसे पहले कौन सा आंसर ठीक रहेगा, कौन सा है यहां पर? जब इसको अपनाने की बात आती है तो ऑप्शन ए 24 जनवरी। आज कितनी तारीख है? आज शाबाश, आज कितनी है? 24 ही है आज 24 ही है, ठीक है, 24 तारीख आज, इसीलिए ये आज के दिन में शामिल हम इसलिए करके चलते हैं कि आज का जो दिन है 24 जनवरी 1950, इसी दिन जो है भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन उसको क्या गया था, अपनाया गया था। और लागू कब कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। सही है। उसके बाद में संविधान जब बन के तैयार हुआ था, संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो वो दिन है आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है ना। 1949 को क्या है, और लास्ट जो बहस हुई थी संविधान के ऊपर, जो लास्ट बहस हुई थी जो संविधान सभा के द्वारा की गई थी वो आपकी थी 24 नवंबर को। कब थी? 24 नवंबर 1949 को। ये बात याद रखिएगा। एक जर्नल साइज का क्वेश्चन है। कितने टाइम लगा था इसको? 2 साल 11 महीने 18 दिन भारत के संविधान को बनने में क्या है, इतना टाइम लगा था। क्लियर है। और विश्व का सबसे बड़ा क्या है, ये लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भारत का संविधान है वो है। बट यहां पर आपको आज के न्यूज में था ये भाई, आज के दिन के रूप में, तो 24 जनवरी 1950 को याद रखिएगा। और कल भी एक इंपॉर्टेंट डे आने वाला है, कल वाली क्लास में आप लोगों को वो बताएंगे, तब तक आप लोग याद रखिए। उसके बाद में है, अगर हम जनगण मन की बात करने लग रहे हैं तो यहां पर आपको पता होना चाहिए जो ऑथर हैं या इसके लेखक हैं वो कौन थे भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। इसके जो लेखक हैं वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। पहली बार ये कब गाया गया? 1911 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। अगर आपसे पूछता है कि जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था तो ये आपके पास आएगा 1911 में। और लिखा गया किसके द्वारा था? रविंद्रनाथ टैगोर में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था। कुछ क्वेश्चन आज के न्यूज़पेपर को अगर आपने पढ़ा होगा ना तो उसमें ये सारी की सारी चीजें क्या थी, इंक्लूड थी, ठीक है। उसके बाद है यहां पर एक हेडिंग था कि क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान में एआई से निगरानी, आग, शिकार और धुएं पर 10 मिनट में निगरानी। इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो ये है कहां पे, क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है कहां पे, आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आप पढ़ते हैं उस चीज को तो 3-4 क्वेश्चन अपने आप में समराइज कीजिएगा कि इसके साथ और क्या हो सकता है। तो यहां पर हो जाएगा क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान की बात आती है तो ये है कहां पर भाई? हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। और हरियाणा का ये पहला नेशनल पार्क है जिसमें एआई से निगरानी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि अगर आग लगती है, शिकार कोई अवैध शिकार करता है या कहीं धुआं वगैरह के बारे में, ये कितने मिनट में जानकारी देगा? 10 मिनट में। ये बात जानकारी रखनी है। किस नेशनल पार्क की बात हो रही है? क्लेसर नेशनल पार्क की बात होने लग रही है। तो ये कहां पर सिचुएटेड है? ये आपके यहां लिखा हुआ है। कहां है ये? हरियाणा में। कहां पर है ये? हरियाणा में। और हरियाणा का ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 13,209 एकड़ में फैला है। और यहाँ पर तेंदुआ, हाथी, सांबर, चित्तीदार हिरण और नीलगाय यहाँ के क्या हैं? कुछ जंगली जानवर हैं। बाकी आपको बस इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए ये रखना कि ये है कहां पर? हरियाणा में। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए हरियाणा की कल मैंने कैपिटल करवाई थी आप लोगों को। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल क्या करवाई थी? चंडीगढ़। हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़। और हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2 नेशनल पार्क है। 2 नेशनल पार्क हरियाणा में है। एक हो जाएगा आपका वो भी अभी करके आए हो कलेश्वर, और दूसरा क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर। इंपोर्टेंट क्यों था ये? आज की न्यूज में था क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लगाया गया है?
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वहां की क्या होने वाली है, निगरानी होने वाली है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इससे पहले भी कहीं लगे हैं क्या AI, इससे पहले भी कभी यूज हो रहा है क्या? तो हाँ, हो रहा है। कहां पे? कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है कहां पर है? उत्तराखंड में। टाइगर कार्बेट रिजर्व है, यहां पर भी AI का यूज हो रहा है। फिर काजीरंगा कहां पर है? असम में, यहां पर भी होने लग रहा है। कान्ना और पेच ये कहां पर है? मध्य प्रदेश, यहां पर भी होने लग रहा है। सिंपलीपॉल उड़ीसा, सबसे नया नेशनल पार्क है ये तो, ठीक है ना। सिंपलीपॉल उड़ीसा में क्या है? सबसे नया जो नवीनतम नेशनल पार्क है। इसको मिलाकर टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? 107 है। इसको मिला के कुल नेशनल पार्क कितने हो रखे हैं? 107 हो रखे हैं। समझ में आई बात? और जो ये पेरियार है ये कहां पर है? केरल में है। तो इन सभी में अभी तक किसका यूज होने लग रहा है? AI का यूज होने लग रहा है। रह जाएगी आज की बात, आज के न्यूज़पेपर की बात याद रह जाएगी। बस बात ये थी कि कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है, मतलब उसमें AI का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि वहां पर अब चीजों के बारे में जानकारी कुछ ही सेकंडों में आपके मोबाइल पे या हाथों में होगी, और कहीं और भी लग गया है तो ये चीजें। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कार्बेट है कहां? उत्तराखंड में। काजीरंगा है कहां? असम में। कान्हा और पेच है कहां? मध्य प्रदेश। सिपलीपाल कहां है? उड़ीसा। पेरियार कहां है? केरल। हर रोज की जो जिक्र रहेगी उसके साथ आपको ये हर चीज को दोबारा 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 तिबारा रिवाइज करवाते चलेंगे तो याद हो ही जाएगा। उसके बाद में है, उसके बाद में है भाई, यहां पर एक था भी, आपको पता भी है, हरियाणा पंजाब राजस्थान दिल्ली में अभी क्या आने लग रही है? बारिश आने लग रही है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आने लग रही है, लेकिन अभी क्यों आने लग रही है ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और पूछा भी कैसे जाएगा कि सर्दियों में जो, या जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी में जो बारिश आती है नॉर्थ इंडिया में या भारत के उत्तरी क्षेत्र में, वो किस कारण से आती है? ठीक है ना, भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो अभी आने लग रही है बारिश, पता है, ठीक है ना। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होने भी लग रही है, बर्फ भी पड़ने लगी हिमाचल जो कुल्लू वगैरह से, लाहौल स्पीति वगैरह है वहां पर। तो ये क्यों है? तो इसका मेन रीजन ये है, एग्जाम का जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा? पश्चिमी विभोक्स के कारण। किसके कारण? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विभोक्स। ये क्या है? अभी आपको पता है कि जो बारिश अभी वैसे मानसून में आती है, मानसून में क्या है, बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से अपनी हवाएं हैं वो चलती हैं और वो नमी लेके आती हैं। और कहाँ से स्टार्ट होता है? केरला तमिलनाडु क्षेत्र से अपना क्या होता है, मानसून स्टार्ट होता है, और फिर धीरे धीरे कहाँ जाता है? नॉर्थ इंडिया में, और फिर वापिस आते हुए बारिश होती है। अब की बार बहुत हुई है, लेकिन अब सर्दियों में होने का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? पश्चिमी विभोक्स है। क्या ये चीज? इसको जान लो। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि भूमध्य सागर जो है, अटलांटिक और कैस्पियन सागर, यहां से जो हवा है वो क्या लेती है? नमी। मतलब अब वहां से उत्तरी साइड से हवा आने लगती है और वो नमी लाती है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते कहां पर एंट्री करती है? भारत में एंट्री करती है। और इससे फायदा क्या होता है? फायदा क्या होता है इससे? रबी की फसलों को क्या होता है? लाभ होता है। अभी आपको एक क्वेश्चन तो यही बात, सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन पता हो गया होगा कि जो सर्द ऋतु में जो बारिश आती है वो किसके कारण आती है? पश्चिमी विभोक्स यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, पश्चिमी विभोक्स की वजह से। एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई ये, ठीक है। उसके बाद में इससे फायदा क्या होता है? तो रबी की फसलों को। अभी आपको यह पता होना चाहिए कि रबी की फसलें कौन सी हैं। रबी की फसलें वो होती हैं जो अपने अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है, जैसे गेहूं, जैसे क्या है? गेहूं, ठीक है। चना, जैसे चना, गेहूं, चना, ठीक है। मस्टर्ड यानी कि सरसों, ये सारी किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें। लेकिन क्या सिर्फ फायदा ही होता है क्या इससे? क्या सिर्फ फायदा ही होता है? नहीं, नुकसान भी हो जाता है। क्यों हो जाता है नुकसान? क्योंकि कई बार वो हवा इतनी ज्यादा नमी लेके आती है और यहां पर ओलावृष्टि जिसको बोलते हैं, हेलस्टोन जिसको बोलते हैं, ओलावृष्टि भी हो जाती है, और इससे नॉर्थ इंडिया की जो फसलें हैं वो क्या हो जाती हैं? बर्बाद भी हो जाती है अगर ज्यादा मात्रा में है तो। और फायदा इसलिए होता है कि अगर कम मात्रा में है तो इनको क्या पहुंचता है? फायदा भी पहुंचता है। रबी की फसलें कब उगाई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में। कब उगाई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में। काटी कब जाती हैं? मार्च अप्रैल में। कब काटी जाती हैं? मार्च अप्रैल में। याद रखिएगा। समझ में आई बात? पश्चिमी विभोक्स पता चल गया क्या होता है। अभी जो सर्दियों में बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विभोक्स के कारण होती है। चलें, अगली बात क्या थी आज? आज बात बताई गई थी मिड डे मील के बारे में। अभी मिड डे मील योजना है क्या? मिड डे मील चलता है भाई स्कूलों में, होता है क्या? महाराष्ट्र में होता है क्या? यानी कि जो रिसेस होती है उस टाइम क्या है, बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में खाना प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है, होता है ना। तो वो मिड डे मील यानी कि अब उसको, पहली बात तो इसका नाम बदल दिया गया। अभी क्या है ये? पीएम पोषण शक्ति निर्माण। क्या है? पीएम पोषण शक्ति निर्माण। किसके द्वारा चलाई जाती है? भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार का भी मंत्रालय कौन सा है?
शिक्षा मंत्रालय है। कब से शुरुआत है? 15 अगस्त 1955 से है। सबसे पहले तो ये मिड डे मील होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चों को, कौन से बच्चों को? 1 से कक्षा 8 तक, 1 से कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं, और अगर हम उनकी एज की बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या दिया जाता है? गवर्नमेंट एडेड या सहायता प्राप्त जो स्कूल है उसमें मिड डे मील दिया जाता है। ये व्यवस्था किसके लिए है? बच्चों के लिए है। किसके द्वारा चलाई गई? शिक्षा मंत्रालय या भारत सरकार के द्वारा। और इसमें राज्य सरकार को भी क्या है? साथ में लिया गया है, क्योंकि हर राज्य को मॉनिटरिंग करने के लिए वो जो सरकारें हैं इसमें मदद करती हैं। तो कब से स्टार्ट? मेन ये है कि ये जो योजना है ये कब से शुरू हुई थी भाई? 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुई। क्लियर है? पता चल गया? तो ये भी आज की एक न्यूज थी। उसके बाद में है एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, और इससे तो आपके एग्जाम में इतने क्वेश्चन रहने वाले हैं ना, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बात ये थी कि अभी क्या आने वाली है? 26 जनवरी। ठीक है, आने वाली है 26 जनवरी। किस तारीख को आएगी? 26 को ही आती है। कौन से नंबर का है? 77वां गणतंत्र दिवस है। कौन सा है? 77वां गणतंत्र दिवस है। इंपॉर्टेंट क्या है? इस बार 6000 से अधिक सैन्यकर्मी क्या लेने वाले हैं? हिस्सा लेने वाले हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है? परेड की कमान अब की बार, चौथी बार कौन लेने वाले हैं? लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार संभालेंगे। ये चौथी बार हो रहा है भाई। ठीक है ना, राष्ट्रपति जी को जो सलामी देंगे लेफ्टिनेंट जनरल कौन होंगे? भवनीश कुमार। तुम जब अभी 26 जनवरी आए ना उस दिन याद करना, जब आप देखो ना तब उसमें इंतजार करना कि ये जो है, ठीक है ना, चौथी बार जो लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जो है सलामी देते हुए आपको क्या आएंगे? नजर देते आएंगे। क्लियर है? और क्या खास बात रहने वाली है इसमें? इस साल परेड में भैरव बटालियन, कौन सी भाई? भैरव बटालियन। दूसरी शक्ति बाण रेजिमेंट, कौन सी भाई? शक्ति बाण रेजिमेंट पहली बार क्या लेंगी? हिस्सा लेंगी। भैरव रेजिमेंट और शक्ति बाण रेजिमेंट, इनका जो गठन है जुलाई 26 2025 को ही गठन किया गया है। कब किया गया है? जुलाई 26 2025, पिछले साल ही। किसके बाद? ऑपरेशन सिंदूर के बाद। किसके बाद? ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ठीक है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इसमें है क्या खास बात? ये जो है एक तो ड्रोन रेजिमेंट हम बोल सकते हैं, जो ड्रोन या एआई का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? एआई का प्रयोग। ठीक है ना, स्पेशल कमांडो वगैरह तैयार किए जाते हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जाता है। तो ये 2025 में हुई थी, तो अभी पहली बार ये हिस्सा तो पहली बार ही लेंगी ना अगर 2025 में। तो आपको एक चीज ये नहीं पता होनी चाहिए कि ये जो भैरव बटालियन है और शक्ति बाण रेजिमेंट है, इनका पहली बार हिस्सा जो है वो कब लेने वाली है? तो ये 26 जनवरी 2026 को। ठीक है ना, गठन कब हुआ था भाई इसका? 26 जुलाई और आपका 2025 को। क्या होता है 26 जुलाई को? क्या होता है? कुछ होता है 26 जुलाई को? कारगिल विजय दिवस होता है क्या? ठीक है, तो उसी के ऊपर यह गठन किया गया था। इसके बाद है, इसके साथ ही लद्दाख स्काउट्स, जांस्कर घोड़े और पतंगे और बैक्टीरियन ऊंट पहली बार शामिल होंगे। इनमें क्या खास बात थी भाई इस लाइन में? ये बैक्टीरियन ऊंट जो है ना, एशिया के गोबी मरुस्थल वगैरह है ना वहां पर पाए जाते हैं। और ऊंट के आपने देखा होगा एक कुबड़ होता है, कुबड़ समझते हो? उसके ऊपर एक ऐसी संरचना सी होती है जिसके अंदर वो फैट स्टोर करके रखता है। फैट मतलब वसा, देखा है ना? अरे ऊंट देखा है ना सभी ने? एक ही कुबड़ होता है उसके ऊपर। लेकिन मैंने जो ये बैक्टीरियन जो ऊंट आपको बताया, इसके पास कितने कुबड़ होते हैं? 2 कुबड़ होते हैं। बैक्टीरियन ऊंट आज सर्च करके देखना कि बैक्टीरियन ऊंट कैसा होता है, तो कितने कुबड़ मिलेंगे भाई? 2 कुबड़ यहां पर देखने को मिलेंगे। समझ में आया बात? तो बैक्टीरियन ऊंट पहली बार। और जांस्कर घोड़े जो हैं, ठीक है ना, जांस्कर घोड़े जो अगर हम बात करें तो ये आपके लेह लद्दाख में काम आते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो बैक्टीरियन ऊंट है इनकी खास बात देखिएगा, -20 डिग्री सेल्सियस में भी ये इजीली वर्क कर सकते हैं। -20 डिग्री। और तापमान भी ये मान लो 30 से 40 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है, क्योंकि ये रेगिस्तान का जहाज तो ऊंट बोला ही जाता है। तो -20 से लेकर हाई टेम्परेचर तक ये क्या कर सकते हैं? काम फंक्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो लद्दाख में जो कई स्काउट्स है ना, कई जो रेजिमेंट्स है, वो बैक्टीरियन ऊंट के ऊपर ही क्या है पेट्रोलिंग वगैरह करती हैं। तो ये भी अब की बार पहली बार क्या लेने वाले हैं? हिस्सा लेने वाले हैं। कौन सी परेड में? 26 जनवरी 2026 की परेड में। भैरव बटालियन याद रह जाएगी, शक्ति बाण रेजिमेंट याद रह जाएगी, ठीक है ना, जांस्कर घोड़े और बैक्टीरियन ऊंट को भी आपने याद रख लेना। देखना इनको 26 जनवरी में कि हाँ यार ये पढ़ाया था और अभी हम देख पा रहे हैं इसको लाइव। उसके बाद है और क्या होने वाला है इसमें? परेड में 30 झांकियां होने वाली हैं,
17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 13 मंत्रालय। मंत्रालय कौन से? जैसे शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। इन हर एक मिनिस्ट्री की भी क्या होने वाली है? अलग अलग जातियां होनी है। टोटल कितनी होंगी? 30। इंपॉर्टेंट भाई, समारोह की जो थीम है वो क्या रहने वाली है? स्वतंत्रता का मंत्र। ये थीम है भाई, स्वतंत्रता का मंत्र। मतलब क्या? द थीम ऑफ द सेरेमनी विल बी द मंत्र ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलियंट इंडिया। मतलब आत्मनिर्भर भारत। अगर पूछा ले एग्जाम में कि 26 जनवरी की थीम क्या थी, क्योंकि हर एक चीज की टैगलाइन होती है, थीम होती है, तो अब की बार क्या रहेगा? स्वतंत्रता का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत। और ये आपको जीके 100% याद कब होगी? जब आप 26 जनवरी की परेड को क्या करोगे? देखोगे। वहां पर बार बार की जाएगी कि अभी ये बटालियन आ रही है और अब की बार आत्मनिर्भर भारत की थीम की पहली झांकी, ठीक है, स्वतंत्रता का मंत्र की दूसरी झांकी, ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, तो ये आज की, सिर्फ आज की न्यूज़पेपर की कटिंग में से है, ये सिर्फ और सिर्फ आज की। अगर आप लोग उस चीज को एनालाइज कर पाओ तो ये सारा आज का ही मामला है। ठीक है, अगला है, और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट, मुख्य अतिथि कौन होंगे? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन। कौन होंगे भाई? मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग, यूरोपीय जो एशिया यूरोप महाद्वीप है उसकी जो अध्यक्ष हैं, आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन, एक तो ये रहने वाली हैं। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटीनियो कोस्टा रहने वाले हैं। कौन रहने वाले हैं? एंटीनियो कोस्टा। पूछा जाए कि 2026 के जो चीफ गेस्ट कौन थे, तो तुम्हारे को बताना है सर इतना तो याद है कि यूरोपीय संघ के थे। कौन थे सर? एक तो उर्सुला वोन थी और एक एंटीनियो कोस्टा थे। एंटीनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र महासंघ सचिव, एंटीनियो गुटेरेस तो याद होगा ना, तो बस इसको याद रख लेना। एंटीनियो कोस्टा जो है अब की बार चीफ गेस्ट रहने वाली है आरडी परेड 2026 पे। क्लियर है? अगर हम पूछ लें कि पीछे कौन थे, इससे पहले भी तो कोई रहा होगा ना। अरे भाई ये तो 2026 का तो तुमने बता दिया, उर्सुला और एंटीनियो को भाई ये 2026 के चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए गणतंत्र दिवस तो 2025 का भी आया था, उसमें क्या था? 2025 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? प्रोबोवो सुबियांतो। कौन थे? प्रोबोवो सुबियांतो। कहां के थे ये? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कहां के थे ये? इंडोनेशिया के। ठीक है ना, जो 2025 में थे प्रोबोवो सुबियांतो, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडोनेशिया। 2024 के अध्यक्ष थे इमैनुअल मैक्रों। कौन थे? इमैनुअल मैक्रों जो थे ये कहां के थे? फ्रांस के राष्ट्रपति। अब की बार कहां के आने लग रहे हैं? यूरोप के। इससे पिछले कहां के थे? इंडोनेशिया के। इससे पीछे कहां के थे? फ्रांस के। प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के और मैक्रो जो थे वो कहां के थे? फ्रांस के। और भारत के जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था कब? 1950 में। कब मनाया गया था? 1950 में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही उसके क्या थे? मुख्य अतिथि। जो पहला जो था ना, पहला इंडिपेंडेंस जो डे था उस पे भी जो चीफ गेस्ट थे वो कहां के थे? इंडोनेशिया के थे। और नाम क्या था उसका? सुकर्णो। क्या रह जाएगा? सुकर्णो। ये याद रह जाएंगी ये 4-5 बात। तो ये आज का जो करंट अफेयर, अगर हम बात करें करंट अफेयर कह लो, या फिर इसमें से जो कुछ स्टैटिक जो चीजें हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर है? अभी हर रोज आप इस चीज को स्टडी भी करना स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं है कि यही मैं ही करवाऊं तो भी आपको याद रहे। आप उन चीजों को डेली जो न्यूज़पेपर वगैरह है उससे आप एनालाइज करते रहिए, ताकि आप अगर पढ़ोगे, शाम को मैं करवाऊंगा, हर जीके की क्लास में मैं डाल ही दिया करूंगा 5-10 क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर होती जानी चाहिए। ठीक है भाई, अभी चलते हैं आगे। यहां पर है कि भारत का सबसे प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा था? ये आपके जो रेगुलर क्वेश्चन है उनमें से रह जाएंगे। ठीक है ना, तो कौन हो जाएगा भाई? डिगबोई। कौन हो जाएगा? डिगबोई। कौन हो जाएगा? डिगबोई। सबसे जो पुराना अगर तेल संयंत्र भंडार की अगर बात करें तो डिगबोई। ठीक है, उसके बाद है भाई वंदे मातरम किसने लिखा था? हु रोट द वंदे मातरम? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, जयदेव या फिर मुंशी प्रेमचंद? कौन सा हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम किसने लिखा था भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला है, यहां पर है भाई रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? यहां पर है रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो रोवर्स कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो किससे हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा भाई। तो जितने भी कप हैं फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। क्रिकेट में भी कितने होते हैं? हॉकी में कितने होते हैं? हॉकी में कितने होते हैं? और तो कबड्डी में कितने होते हैं? कितने होते हैं? 7। इसका मतलब याद है। चलो भाई आगे चलिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाएगा? 5 जून, 21 जुलाई, 21 जून या फिर 2 अक्टूबर। तो किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन सी रहेगा राइट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद है पंचमहल का निर्माण फतेहपुर, कल भी हमने किया था। पंचमहल का जो निर्माण है फतेहपुर सीकरी में किसने करवाया? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने। कल हमने पढ़ा था सलीम चिश्ती, पढ़ा था ना, एक सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया वहां पर? तो तुमने बताया था कल, किसने बताया था? अकबर ने। किसने बताया था भाई? अकबर ने। तो यहां पर भी निर्माण किसका हो जाएगा? अकबर हो जाएगा भाई। पंचमहल का जो निर्माण है फतेहपुर सीकरी में किसने करवाया? अकबर ने करवाया। क्लियर है? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म जो है वो किसने चलवाया था? दीन ए इलाही जो धर्म है वो किसने चलवाया था भाई? अकबर ने ही चलवाया था। उसके बाद में है विश्व का सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? रामेश्वरम, शारदा पीठ, करतारपुर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा भाई? रामेश्वरम। गलियारा का मतलब ये है कि मान लो मंदिर का गर्भगृह इधर है, ठीक है ना, मंदिर का जो गर्भगृह है वो इधर है, और ये जो बीच में कॉरिडोर टाइप आता है ना गलियारा, ठीक है, और ये कितना होगा मेरे ख्याल से 1.2 या 2.5 किलोमीटर, 1.2-2.5 किलोमीटर क्या है लंबा गलियारा है। कहाँ का है भाई? रामेश्वरम। ठीक है ना, ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत किसका या प्रमुख वचन है? मोहम्मद इकबाल, श्यामलाल गुप्त, भगत सिंह या लाला लाजपत राय। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। आवाज मत करो भाई, बस सिर्फ आंसर दो। विजय विश्व यानी कि हु मैन स्लोगन इज द ट्राई कलर इज डियर टू बी द विक्टोरियस वर्ड, किसने दिया? तो यहां पर कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा भाई? बी ऑप्शन ठीक रहेगा, श्यामलाल गुप्त ने क्या है विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो है झंडा गीत, जो अगर हम बात करें, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा वो कब अपनाया गया था भाई? राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कब अपनाया गया था? ठीक है ना, नेशनल फ्लैग की बात हो रही है। नेशनल जो फ्लैग है वो कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 21 जुलाई। चलो मैं बता देता हूं, 22 जुलाई 1947 ही है ना ये, 1947, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त, मतलब स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 से 1.5 या 2 महीने पहले अपनाया गया था। कि उसके बाद में है अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है? सारनाथ, पावापुरी, वैशाली या नालंदा। कहां पर है भाई? सारनाथ। वैसे देखा जाए ना तो अशोक स्तंभ वैशाली वगैरह इन जगह पे भी है बिहार में, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो है ये कहां पर है? सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, और ये अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। कहां पर है? सारनाथ में, याद रखिएगा। उसके बाद में है इजराइल की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? युआन है, बहत है, यूरो है, शेकेल है, कौन सी हो जाएगी भाई? तो ये याद है या नहीं है वो तो मैं बता दूंगा, बट अभी जो बेसिक जो है तुम्हारे को भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, कल वाली क्लास तक आपको वो पड़ोसी देशों की कैपिटल और करेंसी याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी क्या है? अफगानिस्तान है, क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। उसके बाद में आपका नेपाल हो जाएगा, ठीक है ना, नेपाल। उसके बाद में क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। फिर पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है ना, और म्यांमार हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। इन सभी की आपको करेंसी याद होनी चाहिए। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा भाई? डी रहेगा। ठीक है ना, इजराइल शेकेल जो है न्यू शेकेल जी के नाम से जाना जाता है, तो यहां पर करेंसी हो जाएगी। अगला है, हाल ही में भारत का पूर्ण रूप से साक्षरता दर्ज करने वाला राज्य कौन बना है भाई? ठीक है, रिसेंटली विच स्टेट हैज इंडिया बिकम फुल्ली लिटरेट? फुली लिटरेट का जो दर्जा है, सबसे पहले तो हम तो केरला को मानते थे ना, केरला को मानते थे जो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें, बट अभी जो हाल ही में अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा भाई? मिजोरम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। इसकी कैपिटल क्या है भाई? क्या है? आइजोल। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है। बस रे आवाज नहीं। उसके बाद है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 65 में, 62 में, 72 में या फिर 1999 में? शिमला समझौता कब हुआ था भाई? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना,
जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसकी जो सीमा अवधि है मिनिमम कितनी होती है ये भी साथ में बता देना, और मैक्सिमम कितनी होती है ये भी साथ में बता देना। तो यहां पर इसका जो जवाब है वो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा भाई? 3 साल। ज्यादा से ज्यादा 3 साल, और कम से कम कितना हो जाएगा? 6 मंथ। ये हो जाएगा कम से कम, और ये क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा। अभी भारत के किसी राज्य में लगा हुआ है क्या? अभी भारत के किसी राज्य में लगा हुआ है? किस राज्य में लगा हुआ है? मणिपुर। कहां पर लगा हुआ है? मणिपुर। ठीक है ना, मणिपुर में लगा हुआ है। ए के भल्ला, अजय कुमार भल्ला राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद जो राज्यपाल है वो उसमें सारी चीजों को हैंडल करता है। उसके बाद है, झारखंड की राजधानी क्या है? कौन सी हो जाएगी भाई? ऑप्शन ए यानी कि रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रह जाएगा याद? यस। उसके बाद है, यहां पर है, बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, बास्केटबॉल, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड इन ए बास्केटबॉल गेम? 4, 6, 5, 11। तो कितने होते हैं बास्केटबॉल में? 5 या 6? 6, 5, 6, चलो दोनों है भाई, 5, 6। ठीक है, 5 कितने होते हैं? 5 बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 होते हैं, याद रखिएगा। अगला है, व्हेन डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 14, 15, 17 या 20? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। किसके द्वारा करवाया गया था? महात्मा गांधी। क्यों करवाया गया था? जो नील की खेती करते थे, ठीक है ना, जो नील की खेती करते थे उनकी समस्याओं के लिए। और ये महात्मा गांधी का क्या था? पहला आंदोलन था। ठीक है ना, अफ्रीका से आने के बाद का क्या था? पहला जो आंदोलन था 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नील की खेती ही उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए किया था। और कब हुआ था? 1917 में। आपका ये यहाँ पर टॉपिक का हो जाएगा भाई। चलिए, तो आज का ये जो जीके था, प्लस आपको ये जो स्टार्टिंग के जो बताए हैं इनको बिल्कुल प्रॉपर अपना लिख के रखना। ठीक है ना, हर रोज 5-5, 10-10 जो क्वेश्चन आपके आएंगे उन चीजों को कंप्लीटली मेंशन रखना, फिर एक दिन उन सभी को इंक्लूड करके एक बार रिवाइज करवा देंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई, फिर मिलेंगे कल अगली क्लास में। जय हिंद।